हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आदिकाल की प्रत्येक काव्य धारा को लेकर व्याख्या सहित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम जो संपूर्ण आदिकाल है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जल्दी देखेंगे। इसमें 50 प्रश्न लेखन परंपरा और काल विभाजन से संबंधित होंगे और 105 प्रश्न लगभग हैं वह संपूर्ण आदिकाल से संबंधित होंगे। तो आइए देखते हैं हम आदिकाल से संबंधित ये सभी प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? वैसे इन सभी प्रश्नों पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार संपूर्ण आदिकाल का फटाफट रिवीजन हो जाए इसके लिए हम इन 150-200 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले थे गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। और जो कालानुक्रम पद्धति थी उसको अपनाने वाले थे कौन? ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। वैज्ञानिक जो पद्धति थी उसको अपनाने वाले गणपति थे। और विधेयवाद जिसके जनक फ्रांस के तेन महोदय माने जाते हैं, तो विधेयवाद के जो अपनाने वाले हैं हिंदी साहित्य में वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? अभी हमने बात की। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल ने किया और इसके जो जनक हैं वे तेन महोदय माने जाते हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया है? आपसे प्रश्न किस दृष्टि से बनाए जाएंगे वो यहाँ दिए हुए हैं। मैं केवल आपको आंसर बता रही हूँ। फटाफट हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। ए, ब, से, द या क, ख, ग, घ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको आंसर देखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया? तो इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है वह गार्सा दत्तासी ने किया। अपने ग्रंथ किस में किया? इस्तवार्ध लित्योतरंद्वी हिंदुस्तानी में किया और यह कितने भागों में था? 2 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इससे पहले गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास ग्रंथ लिखा वो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा और उसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जबकि जो ग्रियर्सन महोदय हैं इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था। इसलिए सच्चे अर्थों में इनके इतिहास को इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा, क्योंकि जो गार्सा दत्तासी हैं इन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा और हिंदी भाषा में जो भारतीय थे पहले लिखने वाले वो शिव सिंह सेंगर थे। उन्होंने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो ये बात हम कर चुके हैं कि सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। इससे पहले गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। इसीलिए इनके इतिहास को सच्चे अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गार्सा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? जो गार्सा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है उसका हिंदी में अनुवाद किया 1952 ईस्वी में। किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। गार्सा दत्तासी की हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी अनुवाद करने वाले थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद करने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास है उसका जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसका हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? तो किशोरीलाल गुप्त थे, जिन्होंने 1957 ईस्वी में किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो दोनों आप याद रखेंगे। गार्सा दत्तासी का
लक्ष्मी ने किया, ये याद रखेंगे। गारसा ददासी के साथ लक्ष्मी का नाम जोड़ेंगे और ग्रियर्सन के साथ किशोरी का नाम जोड़ेंगे। ग्रियर्सन किशोरी के साथ थे और ददासी लक्ष्मी के साथ थे। इन्होंने हिंदी में इनके ग्रंथ का अनुवाद किया। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है वह मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था और जो गारसा ददासी का इतिहास ग्रंथ है वह मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के रूप पूर्व में किस रूप में प्रकाशित हुआ था? यह सीधे सीधे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से ना प्रकाशित होकर किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और यह मूलतः नागरिक विचारणी सभा काशी से। इसकी तारीख भी पूछी जाती है, जनवरी 1929 ईस्वी में इनका इतिहास जो ग्रंथ है यह प्रकाशित हुआ था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे कि शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है यह प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। अगला प्रश्न है, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों को शामिल किया है? तो हम जब सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ है वह पढ़ते हैं गारसा ददासी, तो उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया है। हिंदी के लगभग 72 कवियों का नाम इन्होंने गिनाया है। यहाँ तक कि इन्होंने उर्दू का जो है पक्ष अधिक लिया है और इस संदर्भ में जो हिंदी भाषा है उसको भद्दी बोली भी कह डाला है। यह प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? तो गारसा ददासी ने। और इन्होंने उर्दू का अधिक पक्ष लिया है। जब हिंदी और उर्दू का विवाद चलता है तो सर्वाधिक पक्ष ये उर्दू का लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? किसने नहीं लिखा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखा है, श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है, राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है, लेकिन किशोरी दास ने नहीं लिखा है। किशोरी लाल ने अनुवाद जरूर किया है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का, लेकिन किशोरी दास ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। इस तरह से आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है या किसने नहीं लिखा है। सामान्य से प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य के इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो जनता की बदलती हुई प्रवृत्तियों को साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने में किसका सहयोग रहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहा है? तो मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहा है। मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद को। अगला प्रश्न है। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। बाबू श्याम सुंदर दास की जो रचना है उसका क्या नाम है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। कब लिखी है? 1909 ईस्वी में यह रचना 1909 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने यह रचना लिखी है। इसके अलावा जो कविता कौमुदी है यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है 1917 की। रामनरेश त्रिपाठी की। हेमचंद्र की है हिंदी शब्दानुशासन और हिंदी कोविद रत्नमाला है, यह है कोविद माला नहीं कोविद रत्न माला। ये किसकी? श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्न माला। यहाँ दिया हुआ है हिंदी कोविद माला, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। श्याम सुंदर दास की है कोविद रत्न माला। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की और हिंदी शब्दानुशासन हेमचंद्र की। और हरिहर द्विवेदी ने एक और रचना लिखी है ब्रजमाधुरी सार। अगला प्रश्न देखते हैं।
स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? पादरी एडविन व्रिब्स ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? इंद्रनाथ मदान ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो ध्यान रखेंगे बृजलाल दास ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो ये जो सभी रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और हिंदी साहित्य का विमर्श ये इनकी नहीं है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा किसने लिखी है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा लिखने वाली मोतीलाल मेनारिया हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक जो ग्रंथ है वह किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। वियोगी हरि ने ब्रजमाधुरी सार में ब्रजभाषा की कितनी कवियों का जीवन व्रत और उनके काव्य संकलनों को प्रस्तुत किया है? तो 26 का। नाभादास के भक्तमाल में कितने भक्तों और कवियों का वर्णन मिलता है? तो नाभादास के भक्तमाल में 200 कवियों और भक्तों का वर्णन मिलता है। यह रचना नाभादास ने 1585 ईस्वी में लिखी है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 18 खंडों में। 18 खंडों में, सॉरी ये यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, प्रकाशित हुआ था 16 खंडों में और प्रस्तावित था 18 खंडों में। ये प्रश्न आता भी है और कंफ्यूज होकर परीक्षार्थी इसको गलत भी कराते हैं। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यह प्रस्तावित 18 भागों में था, लेकिन इसके 16 भाग ही प्रकाशित हो पाए। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, कई बार पूछी जाती है। हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पीपी बख्शी हैं। आदिकाल को आदिकाल का नाम देने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपनी 12 जो रचनाएं हैं उनके आधार पर आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह आदिकाल को आदिकाल कहते हैं और रामकुमार वर्मा है आदिकाल को संध्या चारण काल कहते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? अपभ्रंश काल कहा है। इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा के अलावा जो बच्चन सिंह हैं वो भी इनको अपभ्रंश ही कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह भी अपभ्रंश काल का नाम देते हैं और धीरेन्द्र वर्मा भी अपभ्रंश का नाम देते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? तो प्रारंभिक काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम देने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम देने वाले कौन है? रामकुमार वर्मा। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या कहा है? मिश्र बंधु ने भक्ति काल को क्या कहा है? तो मिश्र बंधु जो हैं उन्होंने 5 भागों में अपने इतिहास ग्रंथ को बांटा है और इन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। 5 भागों में आदिकाल को ये आरंभिक काल नाम देते हैं, भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम देते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देते हैं और आधुनिक काल को परिवर्तन और वर्तमान काल नाम देते हैं। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया है? कमलकुल श्रेष्ठ ने दिया है। अंधकार काल नाम किसने दिया है? कमलकुल श्रेष्ठ ने दिया है। यहाँ यह कपिल कुल श्रेष्ठ है तो कमल कुल श्रेष्ठ ये आदिकाल को अंधकार काल नाम देने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया है? गुलेरी जी ने दिया है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सुमेलित कीजिए डॉक्टर सत्यकाम वर्मा की काव्य विलास काल है, गणपति चंद्र गुप्त की अपकर्ष काल, राम खिलावन पांडे संवर्धन काल और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हास्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया। राजनाथ शर्मा ने आधुनिक काल को क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहा नामकरण की प्रवृत्ति का प्रारंभ किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। निम्नलिखित में से इतिहास ग्रंथों का कालक्रम सही कौन सा कालक्रम है? तो सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का। ये कालक्रम से है।
भारतेंदु युग को क्या कहा है, तो पुनर्जागरण काल नाम दिया है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। मिश्रबंधुओं का जो मिश्रबंधु विनोद है वह 4 भागों में विभक्त है। मिश्रबंधु जो विनोद है वह 4 भागों में नहीं 5 भागों में विभक्त है, ध्यान रखेंगे, 5 भागों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1929 ईस्वी में होता है। जनवरी माह भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ये हो गए आदिकाल की पृष्ठभूमि से संबंधित 50 जो प्रश्न हैं वो, और आगे हम 105 प्रश्न या 110 प्रश्न जो हल करेंगे वो आदिकाल से संबंधित ही प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल में किसी स्थान दिया है, अर्थात वीरगाथा काल में किसी स्थान दिया है, तो जो रासो साहित्य है उसकी वजह से इन्होंने जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल नाम दिया है। नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ, दोनों का नाम एक साथ नहीं आएगा, तो वैसे गोरखनाथ माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा। हिंदी की पहली रचना देवसेन की श्रावकाचार रचना है, जो इनकी 933 ईस्वी में लिखित रचना है। 933 ईस्वी में इस रचना के संदर्भ में कई बार पूछा जाता है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध है पूर्वी भारत से। सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। अगला प्रश्न है, सिद्धों का संबंध है बौद्ध धर्म से। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, पुष्य या पुंग को। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने। सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानने वाले राहुल शांकृत्यायन है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं रामकुमार वर्मा। तो आप ध्यान रखेंगे, सरहपा को किसने माना, राहुल शांकृत्यायन ने। पुष्य या पुंग को किसने माना, शिव सिंह सेंगर ने। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने, और शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने। कई बार मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना। सभी का याद रखेंगे, सरहपा के साथ राहुल का नाम, पुष्यपुंग के साथ शिव सिंह सेंगर का नाम, शंभू के साथ रामकुमार वर्मा का नाम, शालिभद्र सूरी के साथ गणपति चंद्रगुप्त का नाम, और अंतिम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उसके साथ अब्दुल रहमान का नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है, तो अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है। कई बार पूछा जा चुका है। आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है 7वीं से 14वीं शताब्दी तक। शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है, 4 रचनाओं को अपभ्रंश में रखा है। शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा है, 8 को। सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है, सरहपा माना जाता है। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में रचे गए हैं, सबसे ज़्यादा चरित काव्य किस में लिखे गए हैं, किस साहित्य में, तो जैन साहित्य में। सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम। तो हम क्या कहेंगे, सिद्ध साहित्य से संबंधित मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य है उसमें बिहार, उड़ीसा, असम, नेपाल, तिब्बत यानी जो उत्तरी पूर्वी भारत है वह सिद्ध साहित्य से संबंधित है। स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, स्वयंभू की ये सभी रचनाएं मानी जाती हैं। पौमचर्यु, रिठेनमणि चर्यु, शंभु छंद और चशहर चर्यु। संदेश राशक किसने लिखा है, तो संदेश राशक अब्दुल रहमान ने लिखा है। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा और जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश और योगसार। अगला प्रश्न है, धनपाल का समय माना जाता है 10वीं शताब्दी। परमात्मा प्रकाश और योगसार के रचनाकार कौन है, जोइंदू। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है, राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा है। दोहा कोश किसने लिखा है, दोहा कोश के रचनाकार सरहपा माने जाते हैं। इन्हें सरहपा को सरोजवज्र और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जाति से ब्राह्मण थे और इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें जो इनका महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है वह दोहा कोश मानी जाती है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है,
जो सबसे ऊंचा स्थान है वह लुइपा का माना जाता है। और लुइपा सबरपा के शिष्य माने जाते हैं। लुइपा किसके शिष्य माने जाते हैं? सबरपा के शिष्य माने जाते हैं। और धर्मपाल के शासनकाल में ये माने जाते हैं। का तरुवर जो पंक्ति है परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, का तरुवर, यह इनकी ही पंक्ति है। सरहपा का दोहा कोश प्रसिद्ध है जो पूछा जाता है। सबरपा ये लुइपा के गुरु माने जाते हैं और इनके चर्यापद प्रसिद्ध हैं। और जो कण्हेपा है ये कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और ये जालंधर पा को अपना गुरु मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य की भावना की प्रधानता मानी जाती है? तो जो लुइपा है इनके रचनाओं में रहस्य की भावना की प्रधानता मानी जाती है। पंडिये सहल सत्य बखाणी देही रुद्ध बसंत न जानी अमणा मणन तेण विखंडी तेवी नीलज्जय भणयऊ। पंडिये किसकी पंक्ति है? तो यह सरहपा की पंक्ति है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। सरहपा की प्रसिद्ध जो रचना है वह दोहा कोश है जिसका संपादन किसने किया है? राहुल चांगतिकाय ने किया है। का आ तरुवर पंच विडाल, यह पंक्ति भी कई बार पूछी जाती है। ये लुइपा की पंक्ति है। जही मन पवन न संचरी रवि शशि नहीं पवेश तही बट चित्र विशाल करू सरेह करीब उवेश, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी सरहपा की है। आगम वे पुराणी पणिये माण वहंती पक्क श्रीफलय अल्लिये जिमी बाहेरिये भवंती, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कण्हेपा की है। जिमी लोण विलज्जई पाणिये ही तिम धरणी लई चित्त जिमी लोण, ये याद रखेंगे आप, यह भी पंक्ति पूछी जाती है। यह कण्हेपा की पंक्ति है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागव, पंक्ति किसकी है? तो ससुरी नींद वाली पंक्ति किसकी है? कण्हेपा की पंक्ति। ससुरी नींद वाली पंक्ति किसकी है? तो कण्हेपा की नहीं, कुकरीपा की पंक्ति है ये। ससुरी नींद किसकी है? कुकरीपा यानी कुत्ता याद रखेंगे। ससुरी नींद के साथ किसे जोड़ेंगे? कुत्ता। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना मानी जाती है? तो मेरुतुंग की रचना मानी जाती है। सरहपा कण्हेपा तिलोपपा आदि के उपलब्ध दोहे को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया था? प्रबोध चंद पागची ने। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन गोरखबानी के नाम से किया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं मच्छंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? नाथों को कहा जाता है। अवधूत मत के नाम से जाना जाता है तो नाथ पंथ अवधूत मत के नाम से जाना जाता है। और यह किसने कहा कि नाथ पंथ अवधूत मत के नाम से जाना जाता है? तो ये कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कहा कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। यह किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों की भाषा मानी जाती है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा मानी जाती है। सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को बोधगान और दोहा के नाम से किसने संपादित करवाया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। प्राण सांकली किसने लिखा? गोरखनाथ ने लिखा। घर वह खज्जई सहजे रज्जई किज्जई रा विराग, यह पंक्ति भी कई बार पूछी जा चुकी है। यह सरहपा की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयंभू द्वारा रचित अपूर्ण ग्रंथ पौम चरियू को किसने पूर्ण किया? इनके बेटे त्रिभुवन ने इनके ग्रंथ पौम चरियू को पूरा किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है? तो पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। शीर्षसिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति और महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और किस वजह से कहा जाता है? स्वयंभू को पौमचर्यू रचना के कारण कहा जाता है और पुष्पदंत को इनकी जो रचना है महापुराण इसके कारण कहा जाता है और इस स्वयं को अभिमान मेरु भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना पौमचर युग के कारण अपभ्रंश की रामायण कथा के नाम से ये जानी जाती है और यह कहने वाले भयाणी थे। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी हैं। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनकी रचना हेमचंद्र शब्दानुशासन एक भारी व्याकरण ग्रंथ माना जाता है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। भला हुआ जो मारिया बहिणी महाराकन, तो यह जो पंक्ति है यह हेमचंद्र के शब्दानुशासन से ली गई है और इसमें अपभ्रंश भाषा का बोध हमें होता है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। यह जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो व्युत्पत्ति का आधार है रसायन, यह बीसलदेव रासों में एक पद रचित है, उसमें से यह शब्द इन्होंने शुक्ल जी ने लिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है संस्कृत के रासक शब्द के अनुसार रासक, रास्य और रासा रासो के अनुसार मानी है। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ ईश्वर दलित हिंदुस्तानी में चंद्रवरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसू लिखा है। इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसू या राजसूई शब्द से मानी है। और जो कविराज श्यामल दास हैं इन्होंने और काशी प्रसाद जायसवाल ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? तो रहस्य से मानी है। तो कविराज श्यामल दास रहस्य, गारसा दत्तासी रासू या रासुई और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक शब्द और शुक्ल जी रसायन शब्द, ये सभी शब्द आप याद रखेंगे। कभी कभी सुमेलित कीजिए शब्दों में पूछ लिया जाता है, तो कभी संगत असंगत कथन देकर के आपसे पूछ लिया जाता है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की व्युत्पत्ति मानी है, राजस्य मानी है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति का प्रचलित और सैद्धांतिक मत कौन सा है? तो रसायन इसका प्रचलित और सैद्धांतिक मत है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। किसके आधार पर? नरपति नाहला द्वारा रचित बीसलदेव रासो में उल्लेखित एक पद के आधार पर, और वह पद कौन सा है? 1272 मजारी जेठ बधी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, यानी नाला रसायन, तो ये रसायन शब्द यहाँ से लिया है। सुमेलित कीजिए। खुमान रासो दलपति विजय की है, बीसलदेव रासो नरपति नालाह की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की और परमाल रासो जो है जगनी की रचना है। जयचंद्र प्रकाश रचना भट्ट केदार द्वारा लिखित है और जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की लिखी है। दोनों पूछे जाते हैं। जयचंद छोटी रचना है तो भट्ट केदार की छोटे व्यक्ति की लिखी है और जयमंग जसचंद्रिका मधुकर जो बड़ा नाम दिया हुआ है उसकी रचना है। अपभ्रंश का भभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को माना है अर्ध प्रमाणिक। इसके अलावा अर्ध प्रमाणिक मानने वाले और कौन से हैं? मुनि जीन विजय, अगरचंद नाहटा और सुनीति कुमार चटर्जी। अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन से हैं? अप्रमाणिक मानने वाले हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, डॉक्टर वुलर, कवि मुरारीदान, श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो इसे पूरा जाली ग्रंथ ही कह डालते हैं, और मोतीलाल मिनारिया। इसके अलावा जो प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं उनमें कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा, नगेंद्र और क्रिएशन। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, प्रमाणिक मानने वाले, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक, क्योंकि यह प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रवरदाई का मूल निवास स्थान क्या था? तो लाहौर। संध्या भाषा से तात्पर्य है अभिप्राय युक्त वाणी। संदेश रासक एक खंड काव्य है। पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास ने माना, अभी हमने बात की। प्रमाणिक। चंद्रवरदाई को किसने हिंदी संसार का चासर कहा है? तो हरियोध ने। चंद्रवरदाई को किसने वीर काव्य धारा का प्रथम कवि माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो पर संदेह होने लगा? किसके आधार पर? 1875 में जो डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज विजय कश्मीर यात्रा के दौरान प्राप्त की, उसके आधार पर सबसे पहले इस पर संदेह होने लगा। किस कवि ने अपने को षट भाषा तथा पुराणों का ज्ञाता होने का दावा किया है? तो चंद्रवरदाई ने। बारहमासा का आरंभ किस महीने से होता है? आषाढ़ महीने से होता है। चढ़ो आषाढ़ गगन घन गाजा। किस काव्य ग्रंथ में प्रथम बार बारहमासा का वर्णन किया गया है? नेमिनाथ चौपई में किया गया है।
8वीं सदी के कवि नहीं है, हेमचंद्र नहीं है 8वीं सदी के। और सरहपा, शंभू और सबरपा लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास के हैं। और अधमाण की रचना किसने की? तो संदेश रासक अधमाण या अब्दुल रहमान, एक ही बात है, की रचना संदेश रासक मानी जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण। यह उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो यह दामोदर शर्मा की रचना है और यह 12वीं शताब्दी की रचना है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें बनारस के आसपास और उसके प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना में उस युग के काव्य रूपों के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस रचना को पढ़ने से ये मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था और व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। षड भाषा पुराण च पुराण कथित मया, भाषा के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है? तो चंद्रबरदाई की यह पंक्ति है। बारहमासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया जाता है? बिसलदेव रासों में बारहमासा का वर्णन सबसे पहले किया जाता है। कौन सी रचना? लोक गेय काव्य है। परमाल रासो एक लोक गेय काव्य है। इसे आला या आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। जखनी कालिंजर के चंदेन वैसी राजा प्रमदीदेव के दरबारी भाट कवि थे जिन्होंने ये रचना लिखी है, जिसने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन इस काव्य में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना मानी जाती है? वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना मानी जाती है और यह 14वीं शताब्दी की रचना है। यह एक मैथिली भाषा के कवि थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर और इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है और इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। किस रचना में वर्णमाला का वर्णन किया गया है? किस रचना में वर्णमाला का वर्णन किया गया है? तो 1 मिनट। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में वर्णमाला का वर्णन किया गया है और यह एक व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है। किसे शब्दकोश कहा जाता है? शब्दकोश सा कौन सा प्रतीत होता है? तो शब्दकोश सा वर्ण रत्नाकर प्रतीत होता है। कौन सा ग्रंथ? विरह गीत काव्य है। तो बिशलदेव रासो एक विरह गीत काव्य है। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। आदिकाल के लोक साहित्य में कौन सी रचना नहीं है? तो जो लौकिक साहित्य है उसमें कौन सी रचना नहीं है? यह प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि वर्ण रत्नाकर, खाली खबरी, ढोला मरूरा दौरा और वसंत विशाल सभी ही लौकिक रचनाएं हैं, लेकिन जो वर्ण रत्नाकर है यह गद्य है और ये सभी पद्य में है। तो यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कौन सी पद्यात्मक और गद्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? अपभ्रंश की रचनाओं में बिहारी का प्रयोग नहीं हुआ और राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। चरपटनाथ और भर्तरीनाथ का संबंध किससे माना जाता है? चरपटनाथ और भर्तरीनाथ का संबंध इस प्रश्न पर बाद में डिस्कस करेंगे, यह प्रश्न छोड़ दीजिए थोड़ा सा। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में किस पर पड़ा है? गोरखनाथ पर पड़ा है। किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? प्रमाल रासों का। अभी अभी हमने बात करी। नाथ मूलतः किसकी उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया? इनके पुत्र जलहर ने किया। बिशलदेव रासो कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभक्त है बिशलदेव रासो। कौन आल्हा खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानता है? तो वाटरफील्ड इसे एक खंड मानते हैं। 12 बरस लोग कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कारी है। प्रमाल रासो की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का वर्णन किया गया है? तो 68 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कांदी है, हेमचंद्र की है। अपभ्रंश की पंक्ति है, इसकी भाषा भी कभी कभी पूछी जाती है। आदिकाल लोक
साहित्य का सर्वाधिक प्रचलित छंद कौन सा है? दोहा छंद है। विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाया करते थे? चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को पढ़ते पढ़ते मूर्छित होकर गिर जाया करते थे। विद्यापति का मूल निवास स्थान दरभंगा है। विद्यापति किसके आश्रय में रहते थे? शिव सिंह के आश्रय में रहते थे। विद्यापति ने कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं? लगभग 16 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। विद्यापति की किस रचना को देश भाषा की पहली रचना मानी जाती है? पदावली को। अमीर खुसरो का असली नाम है अबुल हसन। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस के संबंध किसने कहा है? किसके संबंध में कहा है? तो यह है निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में कहा गया है। अमीर खुसरो किसके आश्रय में थे? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन और तुगलक सभी के आश्रय में थे। किसने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो ने कहा है। सहज सकारे जाएंगे नींद मरेंगे रोज पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। अवधि का पहला कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान को अवधि का पहला कवि कहा जाता है। विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि कहा है? शुक्ल जी ने। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा है? ग्रियर्सन ने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।